तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है एंड ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी हमने तीनों चैप्टर्स में एक एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। एंड बात रही स्टैटिक्स की, वो भी हम बीच बीच में करते चले जाएंगे एक एक चैप्टर। अब बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं, ना कोई रिस्पांस ना इंटरेक्शन, कैसे चलेगा? एक कमेंट कर दीजिए सबसे पहले एंड सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए अपने एक दोस्त के साथ, बस एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। प्रीवियस वीडियो में हम अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ रहे थे एंड साथ ही साथ हमने उसको ख़त्म भी कर लिया था। बस उसमें कुछ दो पॉइंट्स बचे थे। पहला था उसका लिमिटेशन एंड दूसरा पॉइंट क्या था वो भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की लिमिटेशंस क्या होती है। लिमिटेशंस आप कह सकते हैं या फिर डिमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस आप वो कह सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच। हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, हमारी एक सब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है। कैसे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर चॉइस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, वैल्यूज़ एंड सर्कमस्टेंसेस। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर एक पर्सन के जो प्रेफरेंस है, जैसे कि आप मेरी प्रेफरेंस अलग होगी, आपकी प्रेफरेंस अलग होगी, वैल्यूज़ अलग होंगी एंड सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे। तो हर एक पर्सन का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो उसकी पर्टिकुलर चॉइस पे डिपेंड करता है, वेरी करता है। वॉट अ पर्सन कंसीडर्स टू बी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मे नॉट बी द सेम फॉर अनदर पर्सन। मान लीजिए अगर कोई चीज़ मेरे लिए हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट कर रही है तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी वही सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। इससे क्या होता है कि हमारा पर्सन टू पर्सन प्रेफरेंस चेंज होती है, वैल्यूज़ अलग होती हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं। सेकेंड वन इज इट कंसीडर्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली टेक इनटू अकाउंट द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ अ डिसीजन। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को देखता है, इम्प्लिसिट को क्या कर देता है, इट डज नॉट कंसीडर इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को वो कंसीडर करता ही नहीं है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, एक तरह की एक लिमिटेशन बन जाती है। थर्ड वन इज डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो क्या होता है कि मान लीजिए आज से 100 साल पहले 1 रुपये की जो वैल्यू थी वो आज के टाइम पे वो वैल्यू नहीं है। यानी कि समय के साथ साथ 1 रुपये की वैल्यू क्या हुई, कम होती गई, डिक्रीज़ होती गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती गई। इससे क्या हुआ कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो पैसे की वैल्यू कम होती गई एंड चीज़ें महंगी होती गई, ये हमारे एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करता है, ये हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ही नहीं करता। वो ये नहीं देखता है कि हाँ पैसे की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाएगी या फिर चीज़ों की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमें मिल रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ से वो भी हमारी कम होती जाएगी टाइम टू टाइम या फिर बढ़ती जाएगी। वो डिपेंड करता है वो किस चीज़ के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है कि लिमिटेशंस वो ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बेनिफिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें हमारे 2 बेनिफिट्स अभी फ़िलहाल आप जानिए। पहला हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। यानी कि हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करने, यानी कि अलग अलग अल्टरनेटिव है उसको वैल्यू करते हैं कि इससे हमें कितना मिलेगा, इससे हमें कितना मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। Opportunity cost highlight the loss of benefit that an individual or company bears when they decide to choose one alternative over another। वही opportunity cost का definition दिया हुआ है कि यानी कि इसमें एक इंडिविजुअल किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ करके जो पहले ऑप्शन को जो छोड़ा है उससे क्या उसको फ़ायदा होने वाला था, जो लॉस उसने बियर किया है दूसरे ऑप्शन को चूज़ करके, उसके बारे में जो बताता है, जो हमें वैल्यू मिलती है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। जो हमें लॉस हमने बियर किया है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और लॉस किससे होता है, जो ऑप्शन हमने चूज़ नहीं किया, दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लिया। सेकेंड वन इज़ कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस। इसमें हम प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प इन कंपेयरिंग प्राइसेस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के प्राइसेस को कंपेयर करने में हेल्प करता है विद देयर रिस्पेक्टिव रिस्क एंड रिटर्न्स। यानी कि उसमें हम उनके रिस्क एंड रिटर्न्स को भी कंसीडर करते हैं। अब हम बात करने वाले, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म हो गया। अब ये नेक्स्ट न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC। PPC आखिर होता क्या है? इट इज़ द
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारी एक फैक्ट्री में मान लीजिए एक मेरे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनसे मुझे दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अब मैं दोनों गुड्स में से किस गुड्स को किस क्वांटिटी में बनाने वाला हूँ और किस कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। मान लीजिए एप्पल है, मान लीजिए मैं आईफोन बना सकता हूँ एंड मैं टैब आईपैड बना सकता हूँ। सो मैं कितने क्वांटिटी में आईपैड बना सकता हूँ एंड कितने क्वांटिटी में आईफोन बना सकता हूँ कि दोनों बन जाए, वो मेरा कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और दोनों कॉम्बिनेशन किसको सरपास नहीं करना चाहिए, मेरी टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज को। यानी कि जितनी टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज मेरे पास है उसमें मैं दो गुड्स की कितनी क्वांटिटी कंसीडर करूं कि दोनों मेरा बन जाए एंड साथ ही साथ किस कॉम्बिनेशन में मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं कि मुझे लॉस ना हो। सो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम कर देते हैं तो वो हमारा पीपीसी कहलाता है। सिंपली पुट अ पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यानी कि हमारा पीपीसी दो गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। मान लीजिए हमने 4 आईफोन बनाए तो एक आईपैड बना पाए, 3 आईफोन बनाए तो 2 आईपैड्स बना पाए, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया। डेट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाई फुल्ली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज। यानी कि सारी रिसोर्सेज को यूज़ कर लेना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ रिसोर्स हमारा बचा रहेगा, पूरे रिसोर्स को यूज़ करना है। एज्यूमिंग अ फिक्स्ड टेक्नोलॉजी लेवल। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए फ्लक्चुएटिंग टेक्नोलॉजी लेवल। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम एक दिन कम टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस करते, दूसरे दिन हमने नई मशीन्स ले ली, फिर तीसरे दिन हमने जो मशीन्स लाई थी उसको बेच दी थोड़ी सी। तो ऐसे नहीं करना है। हमारी जो टेक्नोलॉजी का लेवल वो फिक्स होना चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड रिसोर्सेज को भी फुल्ली यूटिलाइज करना है। अब जब हम पीपीसी को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। वो हमारी 5 एजम्पशंस होते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ये 5 चीज़ें तो उसमें उस कंडीशंस में होंगी ही होंगी। पहले हमारा फिक्स्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है एंड फिक्स्ड रिसोर्सेज फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है वो हमारी फिक्स्ड है, वो वैरी नहीं कर रही, फ्लक्चुएट नहीं कर रही कि कभी कभी रिसोर्सेज हम दोबारा खरीद ले रहे हैं, बेच दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो यानी कि हमारे रिसोर्सेज ना कम ज़्यादा हो रहे हैं, ना हमारी टेक्नोलॉजी कम ज़्यादा हो रही है, वो फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। थर्ड वन इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं होने चाहिए जिसको हम इग्नोर कर दे रहे कि हाँ हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। हमें पूरे जो रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसको फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। फोर्थ वन इज़ हमारे 2 गुड्स होने चाहिए। हम एक गुड्स के बारे में बात नहीं करने वाले। वहाँ पे हमारा जब कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी हमारे पास, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। तो 2 गुड्स हमारे पास होने चाहिए। इसमें कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पीपीसी के लिए केवल हमें 2 गुड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम नहीं हो सकते। फिफ्थ वन इज़ अनइक्वल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईपैड लगाने में जितना अनइक्वल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईपैड लगाने में अगर मुझे 10 रुपये लग रहे हैं तो आईफोन बनाने में भी मुझे 10 रुपये लग रहे हैं। फ़ोन होता है तो मान लीजिए उसमें मुझे 8 रुपये लग रहा है। मतलब ऐसे तो नहीं लगता, आप उसको अपना कर लीजिए। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आईपैड में 10 लग रहा है, आईफोन में 8 लग रहा है, तो दोनों अलग अलग है, अनइक्वल है एफिशिएंसी। यही इक्वल एफिशिएंसी मतलब कि वो भी 10 में जा रहा है, वो भी 10 में जा रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एक आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। ये क्या होता है? It is number of units of a commodity sacrificed to gain one more unit of another commodity। अब इसको हम समझते हैं ऐसे। कहाँ गया? जस्ट अ मिनट, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो मान लीजिए ये हमारा है आईपैड, ये हमारा है आईफोन। ठीक है, मान लीजिए हम पहले 10 आईपैड बनाते थे और उस समय हम 0 आईफोन्स बनाते थे। फिर हमने 5 आईपैड बनाना शुरू किया तो 5 आईफोन्स बनाने लगे। फिर उसके बाद हमने 4 इसको बनाया तो 6 इसको बनाने लगे। तो हमने जब आईफोन बनाने के लिए यहाँ पे 5 आईफोन बनाने के लिए हमने जो इसको डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे जो ये डिक्रीज़ आया है, हमने यहाँ पे क्या किया, -5 किया, तब जाके ये -5 की वजह से हम 5 आईफोन्स बना पा रहे हैं। तो इसी को यहाँ पे जो ये डिक्रीज़ हुआ है, ये जो -5 हुआ है, इसी -5 को हम क्या कहते हैं, MOC कहते हैं। यानी कि हमारा कहाँ गया,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस, हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे हमारी 5 यूनिट को सेक्रीफाइस किया आईफोन के यूनिट्स को बनाने के लिए, तो इन्हीं को नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, तो वो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अंडर पीपीसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एमओसी है वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, ये हमारा डिक्रीज नहीं हो सकता है पीपीसी में। इट मीन्स दैट मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन 1 मोर यूनिट, यानी कि हमें अगर कोई एक नई यूनिट बनानी है तो उसके लिए हमें दूसरे जो हमारा ऑप्शन है उसकी जो यूनिट है उसको कम करना ही पड़ेगा, तभी हम एक एडिशनल यूनिट बना पाएंगे, यानी कि ज़्यादा हमें सेक्रीफाइस बिना करें हम गेन नहीं कर सकते एक एडिशनल यूनिट का। अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी। हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ है, पहला है कि पीपीसी जो है हमारा पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि जो हमारा पीपीसी होता है वो हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये ऐसे। So a PPC curve shows all the possible combination of two goods that can be produced within the given technology, ये हमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। Here one can produce more of one commodity only by taking away resources from the production of another commodity, यानी कि दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो हमने रिसोर्सेज लगाए हैं उसको निकाल करके हम किसी और कमोडिटी में लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, जिसमें हमने निकाल के लगाया है उसका क्या होगा, प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा, बिकॉज हम उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। Due to this, there is inverse relationship between the change in the quantity of one commodity and the change quantity of another commodity। इससे क्या होता है कि हमारा एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स यानी कि अपोजिट, यानी कि हम यहाँ पे ये है हमारा, हम इसको कम कर रहे हैं तो इसकी कमोडिटी क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ से रिसोर्सेज हटाया इसकी प्रोडक्शन कम किया तो इसका प्रोडक्शन, तो ये क्या हुआ है, इन्वर्स हो गया। वही अगर ये साथ में बढ़ता तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर यही उल्टा बढ़ रहा है या फिर ये ऐसे हो रहा है तो ये इन्वर्स हमारा कहलाता है। रिजल्टिंग इन डाउनवर्ड स्लोप ऑफ पीपीएफ कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर ये इसका ऐसे हम कर्व बनाते हैं तो ये हमारा ऐसे जाएगा, इस तरीके से ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे लेफ्ट से लेके राइट तक जाएगा। सो सेकंड वन इज पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड, यानी कि हमारा जो पीपीसी क्या होता है वो कॉनकेव शेप्ड होता है। इंक्रीजिंग marginal rate of transformation MRT is the reason behind the concave shape of PPC curve, यानी कि MRT हमारा रीज़न होता है क्योंकि हम PPC कर्व को हम कॉनकेव शेप में बनाते हैं। इंक्रीजिंग MRT मीन्स द डैट मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इंक्रीजिंग MRT का क्या मतलब हुआ हमारा कि हमें एक यूनिट एडिशनल यूनिट पाने के लिए हमें ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसी को इंक्रीजिंग MRT कहते हैं। द रीज़न बिहाइंड increasing MRT is the assumptions that all resources is never equally efficient to produce all the goods, यानी कि सारे resources equally efficient नहीं होते, यानी कि अगर हम एक मशीनरी से 4 आईफोन बना पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी मशीनरी से 4 आईपैड भी बना पाए, मे भी हम एक ही आईपैड बना पाएँ, 4 आईफोन की जगह एक ही आईपैड बना पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक सिंगल मशीन से 4 आईफोन 4 आईपैड बना पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा एक इक्वल एफिशिएंसी बन जा रहा है, और यहाँ पे नेवर होना चाहिए, नेवर इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स। अब यहाँ पे हमारा पीपीसी भी ख़त्म होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ख़त्म होता है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, इन दोनों के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, चैप्टर नंबर 1 फिनिश। सबसे पहले जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पब्लिकली ओन्ड, दैट इज़ पब्लिक ओनरशिप। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारा क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो हमारा पब्लिकली ओन होते हैं, हमारी पब्लिक उसे ओन करती है, दैट इज़ पब्लिक ओनरशिप। द मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर, यानी कि इसमें हमारा क्या होता है कि मोटिव ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, हमारा मोटिव ऑफ प्रोडक्शन सोशल वेलफेयर, यानी कि जनता की भलाई करना होता है। द प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाई प्लानिंग मैकेनिज्म, यानी कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो प्लानिंग मैकेनिज्म के द्वारा गवर्न किया जाता है, डेट इज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्लान्स, यानी कि इसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, गवर्नमेंट ही इसका प्रोडक्शन का जो प्लान्स है उसको देखती है। द मेन रोल इज प्लेड बाई गवर्नमेंट, यानी कि इसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मेन रोल गवर्नमेंट का होता है फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जाम्पल आप तगड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना का या फिर नॉर्थ कोरिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ जो भी है वो दोनों में से जिसमें किम जोंग उन है डिक्टेटर, तो उसमें क्या है वहाँ पे वो गवर्नमेंट ही सारी चीज़ सप्लाई डिमांड ये सब चीज़ वही देख रहा है, वहाँ का जो प्रोडक्शन है।
अब हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जस्ट अपोजिट मार्केट इकोनॉमी होता है। सबसे पहला होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है प्राइवेटली ओन, यानी कि इसमें जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज उसको ओन करती है। जैसे कि हमारे देश में प्राइवेटली ओन्ड एसेट्स किसके हुए, जैसे कि अदानी हो गए, अंबानी हो गए, टाटा हो गए, ये सब क्या हुआ, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, मेन प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट मेकिंग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें मार्केट इकोनॉमी ही देखना होगा। द प्रोडक्ट इज़ गवर्न बाय प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि उसमें क्या होता था, द प्रोडक्शन किससे गवर्न होता था, उसमें प्लानिंग मैकेनिज्म में होता है, यानी कि उसमें प्लानिंग होती थी, गवर्नमेंट उसका प्लान करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे प्राइस देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट कमाता है तो हम ज़्यादा ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कम रहेगी, प्राइस ज़्यादा रहेगा तो हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ बाय डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। द मेन रोल इज प्लेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि इसमें जो होता है मेन रोल्स किसका होता है, जैसे बताया प्राइवेट प्लेयर्स को होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। दे डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि वही डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है। वाइल द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन, यानी कि गवर्नमेंट बस वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और रूल्स बना सकती, बाकी वो इंटरफेयर नहीं कर सकती कि आपको कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये सब नहीं कर सकती। ना ही प्राइस को एक वो कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे सारी चीज़ें प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसको अपलोड करने में लंका लगने वाली, बट फिर भी ठीक है। सो मिलता हूँ मैं आपसे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 में। बट जाने से पहले ये जो नोट्स है इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जो कि हमारा न्यू चैप्टर होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।